हम लोग जी आए रोज़ सुनते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो आज डिफ़ॉल्ट करने वाला है और ऐसी खबरें हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के इस टाइम जो हालात हैं उस सबको देखते हुए। अगर हम रिसेंटली एक मिसाल लेते हैं तो हमारा जो एशियन कंट्रीज़ के अंदर एक कंट्री देखते हैं जिसका नाम है बेसिकली श्रीलंका, जिसने भी रिसेंटली डिफ़ॉल्ट किया था। वैसे तो इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अर्जेंटाइन जो है ना वो 2 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुका है पिछले 10 सालों के अंदर। तो अब मेजॉरिटी हम लोगों को ये तो पता होता है कि यार ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, वो कर गया, इस तरह हो गया, पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट करने वाला है। लेकिन हमें सबसे पहले हमें जो बेसिकली चीज़ है जो देखनी है वो ये है कि ये डिफ़ॉल्ट होता क्या है। हम में से मेजॉरिटी को ये नहीं पता कि ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कोई मुल्क कब, क्यों और कैसे डिफ़ॉल्ट होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है और ये इसके जो सिम्पटम्स होते हैं डिफ़ॉल्ट होने के वो क्या होते हैं। हम सब चीज़ों के ऊपर इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर और क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकती हैं, ठीक है, क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट होता कैसे है। लेकिन इन सब चीज़ों को आगे मज़ीद पढ़ने से पहले या इन सब चीज़ों को आगे मज़ीद जानने से पहले हमें तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं हूं मोहसिन इकबाल और इस टाइम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन भुट्टा। काइंडली वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नीचे मौजूद जो ये बेल आइकन है इसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और आपके नॉलेज के अंदर जो है ना वो इजाफा होता रहे। डिफ़ॉल्ट ये लफ्ज़ जो है ना बेसिकली हम कहते हैं किसी का दिवालिया हो जाना। इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल लूंगा। आप किसी बैंक के पास जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे मुख्तलिफ और बहुत सारी जो कि कर्ज देती हैं, आप उनसे कर्ज पे कोई चीज़ लेते हैं, अपना घर गिरवी रखवाते हैं या कोई भी चीज़ लेने के बाद आप उनसे एक गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, लेकिन यू आर अनएबल टू पे कि जो उसकी किस्तें हैं। क्योंकि जब भी आप किसी से कोई भी चीज़ किस्तों पे लेते हैं उनके साथ एक टाइम डिसाइड होता है, एक अमाउंट डिसाइड होती है जो कि आप बर वक्त जो कि आपको देनी होती है किस्त की सूरत के अंदर, क्योंकि आप लोन ले ही इस सूरत के अंदर होते हैं कि आपके पास यकमुश्त अमाउंट होती नहीं है। तो इस केस के अंदर अगर आप वो जो किस्त है वो बर वक्त भरने से कासिर हो जाते हैं, वो आरी हो जाते हैं और वो किस्त जो है ना आप नहीं भर पाते तो आपको जो है ना वो दिवालिया करार दे दिया जाता है। ये छोटी सी मिसाल थी आपको समझाने के लिए। तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब वो इसी तरह अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाती तो उनके जो मार्केट में शेयर्स होते हैं, जो उनकी मार्केट वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाती है और वो जो बेसिकली कंपनी होती है वो भी डिफॉल्ट कर जाती है। सेम सिनेरियो जैसे किसी पर्सन का होता है, किसी इसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है, सेम इसी तरह जो है गवर्नमेंट्स का और जो मुल्क होते हैं, कंट्रीज होते हैं, उनका भी होता है। जब कोई कंट्री, जरा समझिएगा, जब भी कोई कंट्री अपनी आने वाली जो किस्तें होती हैं वो बर वक्त नहीं भर पाता तो इस केस के अंदर उसका डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है कि इसके अंदर अब इतनी एबिलिटी नहीं है कि अपने जो किस्तें हैं, जो कर्ज है, वो वापस कर सके। अब सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि जो ये मुल्क है ये कर्जे क्यों लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ लोन भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से किस तरह के कर्जे होते हैं। कर्जे जो है ना बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं। एक वो दाखिली कर्जे लेता है अपने, जो कि अपने मुल्क से। दाखिली कर्जों का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो किसी भी मुल्क के जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो होते हैं जिनसे गवर्नमेंट जो है ना वो अपना लोन उठा लेती है। और इसके अलावा दूसरा सोर्स उसका क्या होता है? दूसरा सोर्स होता है कि वो बॉन्ड्स इश्यू कर देती है जिसके अगेंस्ट जो है वो जो बंदा उसको परचेज करता है उसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है वो उनको मिलता रहता है और एट द एंड वो वापस करके जो उनकी ओरिजिनल अमाउंट होती है वो भी उस बंदे को वापस मिल जाती है। गवर्नमेंट्स का जो दाखिली कर्जे हासिल करने का सबसे बड़ा सोर्स है वो ये दो चीजें हैं। इसी तरीके से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको स्पॉन्सर करने की खातिर अक्सर औकात क्या होता है कि मुल्क और गवर्नमेंट्स को जो है ना फॉरेन जो है ना उसकी लोन की जरूरत पड़ जाती है, जिसके लिए वो बाहर से जो है ना वो कर्जा उठाते हैं, दूसरे मुल्कों से कर्जा लेते हैं। जैसे IMF एक बहुत बड़ा सोर्स है जो कि तमाम ऐसे मुल्कों को कर्जा देते हैं जो कि छोटे दर्जे या कर्जे के ऊपर चल रहे होते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड्स भी इशू करती हैं जिसके अगेंस्ट वो जो बाहर जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको जो है ना वो उसके अगेंस्ट प्रॉफिट भी देते रहते हैं और वहां से वो पैसे जो है ना वो बल्क के अंदर उठा लेते हैं और अपने जो है ना वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये हैं लोन्स। अब मैंने आपको दाखिली भी दो तरीके बताए, कमर्शियल बैंक्स और बॉन्ड्स, और फॉरेन के अंदर से भी IMF हो गया या दूसरे मुल्क हो गया जिनसे वो कर्जा। अक्सर आप सुनते हैं पाकिस्तान के मामले के अंदर कि आज पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कर्जा दे दिया, आज पाकिस्तान को IMF ने कर्जा दे दिया, आज पाकिस्तान इस मुल्क से कर्जा ले रहा है। वो काफी अर्से से आप लोग सुनते आ रहे हैं। और जब ये मुल्क बेसिकली अपने ये कर्जे किसी भी मुल्क से जब उठाता है तो वो एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है। उस टाइम पीरियड को डिसाइड करने की खातिर आपके पास क्या होता है कि जैसे IMF है, मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं आपको समझाने की खातिर। IMF जिस टाइम भी पाकिस्तान को कर्जा देता है साथ ही वो उसकी इंस्टॉलमेंट बनाता है जो कि हमें हर सूरत में इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है और साथ ही IMF जो है ना
वो वे ऑफ रेवेन्यू जनरेशन भी आपको बताता है कि आपने कहां कहां से रेवेन्यू जनरेट करना है, ताकि जो हमारा कर्ज है वो हमें बर वक्त जो है इंस्टॉलमेंट की सूरत के अंदर मिलता रहे। अगर कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क से जिस टाइम कर्जा उठा लेता है और उस टाइम पीरियड के मुताबिक इंस्टॉलमेंट्स का ड्यूरेशन आता है, और उस सूरत के अंदर जब वो कर्जा वापस नहीं कर पाता तो वो मुल्क डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। अब सवाल यहां सबसे बड़ा यह है कि कोई मुल्क दिवालिया कैसे होता है या क्यों होता है। जब भी कोई मुल्क अपने ये जो फॉरेन कर्जे हैं बर वक्त या उनके जो मुआहदे उनके साथ किए होते हैं उनको पे पूरा अमल दरामद या कारआमद साबित नहीं होता, तो वो मुल्क जो है ना वो दिवालिया होना शुरू हो जाता है। इसका इन्हिसार जो है ना बेसिकली दो चीज़ों पे करता है, आपके फॉरेन रिजर्व्स और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। अब मैं सबसे पहले बताऊं फॉरेन रिजर्व, जिसे ज़र मुबादला के ज़खायर भी कहा जाता है, जो अक्सर औक़ात देखते हैं मुल्क के अंदर। अब जो डॉलर की शेप के अंदर, क्योंकि डॉलर जो है ना वो इंटरनेशनल करेंसी है जिसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करना होता है, तो आपके फॉरेन रिजर्व्स हमेशा डॉलर करेंसी के अंदर होते हैं। और इसके अंदर अगर अब जो आने वाली फ्यूचर की आपकी नीड्स हैं, जो कि आपने कर्ज की सूरत में इंस्टॉलमेंट पे करनी होती हैं, अगर वो आपके फॉरेन रिजर्व्स के अंदर इतने रिजर्व्स नहीं होते कि आप आने वाली इंस्टॉलमेंट्स जो कर्जे की सूरत में आपने पे करनी है वो आप पे नहीं कर पाते, तो मुल्क जो है ना वो डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है, उसके सिम्टम्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब ज़र मुबादला, अब बेसिकली दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा जिसे कहते हैं या तजारती खसारा। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपकी इंपोर्ट्स कहते हैं जो कि आप बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट्स हम कहते हैं जो कि चीज़ें आप अपने मुल्क से बाहर बेचते हैं। जब आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, आपका रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा होता है, तो इस केस के अंदर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट खसारा, तजारती खसारा बढ़ जाएगा, और आपका जो ज़र मुबादला के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। अब उसकी रीज़न बताता हूँ कि आपके फॉरेन जो रिजर्व्स हैं या जो आपके ये ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये कम क्यों होते हैं। जिस टाइम आप इंपोर्ट्स करते हैं, इंपोर्ट्स के अगेंस्ट, इंपोर्ट्स का मतलब है कि आप बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, यू हैव टू पे इन डॉलर्स, आपको तमाम की तमाम पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है। पाक रुपीज़ को आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और उसकी पेमेंट जो है वो आपके फॉरेन रिजर्व से होगी, क्योंकि डॉलर्स आपके पास वहाँ मौजूद है। जब उसकी पेमेंट आप करेंगे, ऑटोमेटिकली जब पेमेंट होगी तो फॉरेन रिजर्व जो है ना वो डाउन होंगे। और जब एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट क्या होता है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स जो है ना वो बाहर के मुल्क में सेल कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपके पास डॉलर्स मुल्क के अंदर आ रहे होते हैं। अगर वो एक्सपोर्ट से आने वाले डॉलर्स कम हैं इंपोर्ट्स के में जाने वाले डॉलर से, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजर्व जो है ना वो कम हो जाएगा। जब आपके वो रिजर्व कम होना शुरू हो जाएंगे तो आपका मुल्क तजारती खसारे के अंदर होगा, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स जो है ना वो किससे ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट से। जब ये करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो किसी भी मुल्क की तरक्की जो है या किसी भी मुल्क में जो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, वो किसी भी मुल्क का करंट अकाउंट जो है ना वो देख के डिसीजन ले जाते हैं कि उस मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, उस मुल्क का तजारती खसारा कितना है, उसकी बेस पे उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे लोगों को प्रॉफिट भी होता है। अगर वो प्लस में होता है तो लोगों को प्रॉफिट होता है। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा हुआ था कि स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब तो वो बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। हमारी जो लोकल प्रोडक्शंस है वो बहुत ज़्यादा कम हैं, हम एक्सपोर्ट्स भी कम करते हैं और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मैं समझता हूं कि हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया रहा है। हमें अपने इंपोर्ट्स बढ़ाने चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, ना कि इंपोर्ट्स। हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं। हमें जो प्रोडक्शन है वो अपने मुल्क के अंदर करनी चाहिए, ताकि ये हमारा जो है ना वो कम हो। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो है ना, ये खसारा या तजारती खसारा, ये हमारा कम होना चाहिए। अब ये तो मैंने आपसे बात कर ली कि जब चीज़ें हमारे फॉरेन रिजर्व्स की बेस के ऊपर बैठ के लोगों की इन्वेस्टमेंट भी आती है और इसकी बेस के ऊपर डिसीजन भी होता है कि हम कर्जे पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर हम लोग जो है ना पेमेंट ज़्यादा करते हैं, तो फॉरेन रिजर्व कम होते हैं और इसकी बेस के ऊपर हमारे जो आने वाले कर्ज़ों की किस्तें होती हैं या जो उनके साथ हमारे फाइनेंशियल मुआहदे होते हैं, वो हमारे ब्रेक होने का डर होता है कि हमारे रिजर्व जो है ना अब इतने नहीं रहे। किसी भी मुल्क के रिजर्व अगर वो इंस्टॉलमेंट्स हम देखते हैं जो कर्जा उसने पे करना है उससे कम होते हैं, तो वो मुल्क जो है ना वो डिफॉल्ट कर जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी अमाउंट ही नहीं होती कि वो जो है ना अपना कर्जा पे ऑफ कर सके। अब ये तो बात थी बैरूनी कर्जों की। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि हमारे जो अंदरूनी कर्जे होते हैं, किसी भी मुल्क का अंदरूनी कर्जों के ऊपर डिफॉल्ट होने का रिस्क नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है, बल्कि होता ही नहीं। मैं तो समझता हूँ होता नहीं। उसकी रीजन क्या है कि वो हमें लोकल करेंसी के अंदर जो है ना उसकी पेमेंट्स करनी होती हैं, और वो लोकल करेंसी के अंदर पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि हम अगर सपोज हमारे पास गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो वो इजाफी करेंसी जो है ना वो छाप लेगी, लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। आपने सप्लाई और डिमांड ये दो चीजें पड़ी होंगी। अब एक बंदा है, अब इसका इंपैक्ट नेगेटिव क्या आएगा
कि गवर्नमेंट जो क्या करती है, गवर्नमेंट जो है ना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ना वो छाप लेती है, पैसा छाप लेती है। जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट पैसा छाप लेती है तो मुल्क की जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो जाती है। और इन्फ्लेशन बेसिकली कहते हैं कि मार्केट्स में जो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। और अगर मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की, उसको उसके ऊपर 5% जो है ना वो बेनिफिट मिलना था। इन्फ्लेशन इन मीन वाइल जो है ना 10% पे चली गई है। अब 5% तो उसको बेनिफिट मिल गया, जो ऊपर वाला 5% है इस तरह वो लॉस में जाएगा। तो लिहाजा जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर लॉस होता है, लेकिन वो कर्जे पे ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो लाजमी कर देती है। किसी भी मुल्क की जो दिवालिया होने की 3 रीजंस होती हैं बेसिकली, जो सबसे अहम मानी जाती है। नंबर 1 इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जो नंबर 2 है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जो नंबर 3 है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के अंदर बेसिकली अगर हम कहें तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो आपकी जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन के साथ जो है ना आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ना वो बेरोजगारी स्टार्ट हो जाती है, और इन्फ्लेशन मार्केट वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर अगर आप लोग जाएं तो जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, जिस वजह से सबसे बड़ा इंपैक्ट ये आता है कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके मुल्क से निकलना शुरू हो जाती है, जिसमें आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। क्योंकि उसका रीज़न यह है कि आपकी जो मार्केट जो मैशत होती है वो स्टेबल ही नहीं होती। और जो सबसे बड़ी है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, और ये एशियन कंट्रीज जितने हैं सबके अंदर करप्शन। श्रीलंका जो डिफॉल्ट हुआ था उसकी रीज़न बताई गई थी कि वहाँ पर जो है ना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने करप्शन इस हद तक की थी कि मुल्क जो है ना के पास फंड्स ही खत्म हो गए थे और उन्होंने अपनी जेबें भरी थी। ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होती है जिसके अंदर। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इस किसी भी मुल्क के ऊपर जो मनफी असरात हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स, वो क्या पड़ते हैं जब मुल्क दिवालिया हो जाता है। अब देखिए, आपको मैंने बता दिया कि डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट कैसे होता है, क्यों होता है, मुल्क डिफॉल्ट कब करता है। अब सवाल यह है कि जब भी कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है उस मुल्क के ऊपर। जब भी कोई मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो सबसे पहले जैसे हमारी ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो किसी मुल्क की एजेंसीज जो क्रेडिट रेट करती हैं किसी कंट्री को, वो जो है ना हमारी क्रेडिट रेटिंग को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आते नहीं है कि ये मुल्क जो है ना अपने कर्जे पे ऑफ करने के लिए इस टाइम रेडी नहीं है, क्योंकि ये पहले वाले भी कर्जे पे ऑफ नहीं कर रहा। नंबर 2, किसी भी मुल्क को जब हम लोग कोई भी मुल्क जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है उसको फिर भी मुल्क को चलाने की खातिर आपको कर्जे की ज़रूरत होती है, तो नंबर इम्पैक्ट उसका ये पड़ता है कि आपको कर्जा किसी मुल्क से मिलता नहीं है, और अगर मिल भी जाता है तो वो आपको इतने ज़्यादा हाई रेट के ऊपर मिलता है जिसकी बेस के ऊपर आपके लिए वो आगे पे करना फिर मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, आपने जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आपने फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड्स इशू किए होते हैं, उसके अगेंस्ट क्योंकि जब मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो जो सूद आपने पे करना होता है, जो उसके अंदर प्रॉफिट पे आपने पेश करना होता है, वो भी आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नंबर 4, आपकी जो मुल्क की करेंसी है वो इस हद तक डी वैल्यू हो जाती है। वेनेजुएला की मिसाल लेते हैं। वेनेजुएला के बारे में कहा जाता है जिस टाइम वो मुल्क डिफॉल्ट कर गया था, उसकी जो मुल्क की करेंसी है वो रोड्स के ऊपर पड़ी रहती थी और लोग उसके ऊपर चला करते थे। मतलब कि उस मुल्क की वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। जब किसी मुल्क की करेंसी डी वैल्यू होती है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मिसाल लेता हूँ आजकल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर देखें आपका जो $1 है वो 286-87 रुपए के राउंड अबाउट जो है ना वो फॉल कर रहा है। तो आप देखें जिसका इंपैक्ट ये पड़ा है, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, और हमें इंपोर्ट्स जो हैं वो डॉलर्स में परचेज करनी पड़ती हैं। वो हैव टू परचेज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम अब्रोड, तो वहां से हमें चीजें उठानी पड़ती हैं, जिस वजह से इसका इंपैक्ट ये पड़ा है कि हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। जब करेंसी डी वैल्यू हो जाती है तो महंगाई का एक बहुत बड़ा बहरान आता है, जो तमाम के तमाम वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स को जो ना इफेक्ट करता है, और लोगों का जो लिविंग, जो खाने के लिए जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं उनको इतना ज़्यादा कॉस्टली कर देता है कि वी आर अनएबल टू बाय इवन जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं उनको भी। फिर इसके बाद जो आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, जब मुल्क दिवालिया हो जाता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं होता कि मुल्क के अंदर जो ना इस टाइम हमारी की स्टेबल रह सकती है हमारी इन्वेस्टमेंट, तो लोग क्या करते हैं वहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तमाम की तमाम निकाल के इस मुल्क से बाहर ले जाते हैं। जब इस मुल्क से ये तमाम चीज़ें बाहर निकलती हैं तो आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आपकी प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट निकल जाती है। जब इन्वेस्टमेंट निकलती है, प्रोडक्शन कम होती है, तो आपके यूनिट्स बंद हो जाते हैं, और जिस टाइम आपके यूनिट्स बंद हो जाते हैं तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाती है, स्टैग्नेशन के अंदर प्रोडक्शन आपकी कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों को मिला के कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ये चीज याद रखिएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा
और आपका जो है वो क्या कहते हैं, ये आपकी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना किसी भी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी मुल्क के डिफॉल्ट करने के अंदर एक सबसे बड़ा रिस्क भी होता है, वो ये कि मिसाल को मुल्क डिफॉल्ट कर गया और उसने किसी भी मुल्क का जो है ना कर्जा वगैरह पे ऑफ नहीं किया, तो उस केस के अंदर अगर उस मुल्क की कोई भी चीज़, एरोप्लेन हो गया या कोई भी चीज़, जहाज़ वगैरह उस मुल्क के अंदर जाते हैं और वो पॉसिबल ऐसा है कि वो लोग इसको जब्त करके अपने कर्ज की वापसी के तौर पर वो अपने पास उस मुल्क के सामान को भी रख सकते हैं। तो ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा जब भी कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। अब यहां पर एक कॉमन सवाल हमारे पास ये कि क्या पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा है? तो इसके लिए बता दें, हालांकि हालात जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं कि हमारे पास रिजर्व्स भी कम हैं, हम दोस्त मुल्क हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएं, क्योंकि जब रिजर्व बढ़ते हैं तो कर्जे की किस्त पे करने की खातिर हमारे पास एक अमाउंट हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर आ जाती है, जिस वजह से हम डिफॉल्ट से बच जाते हैं। अब होता ये है बेसिकली कि अभी पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे हमारी इंपोर्ट्स बढ़े। हमारी इंपोर्ट्स जब बढ़ेंगी तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स के अंदर जो अमाउंट जो है ना वो बढ़ जाएगी। अक्सर का आप लोग सोचते हैं कि फॉरेन गैर मुल्कों से जी बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजें। जब वो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं तो वो डॉलर्स की शेप के अंदर और फॉरेन करेंसी की शेप के अंदर आते हैं। जब वो फॉरेन करेंसी की शेप के अंदर आते हैं तो जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं और पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो कम हो जाता है। तो यही वजह है कि अभी तक फिलहाल ऐसे कोई चांसेस नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन हालात बहुत टफ हैं। जैसे रिसेंटली आपने खबर सुनी कि IMF ने जो है ना वो कर्जा देने से मना कर दिया। पाकिस्तान सऊदी अरब से हेल्प ले रहा था, कभी किस मुल्क से, ये जो तमाम मुल्कों से हेल्प ली जाती है वो एक अमाउंट उनको देते हैं जो कि भाई आप अपने फॉरेन रिजर्व्स के अंदर रख सकते हैं ताकि आपके किसी भी दूसरे मुल्क को फॉरेन रिजर्व जो है ना वो ज़्यादा शो हो कि जो आपका कर्जा पे करना है उससे ज़्यादा हमारे रिजर्व्स मौजूद हैं, तो लिहाजा हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान को सोचना ज़रूर पड़ेगा कि इन फ्यूचर वो डिफ़ॉल्ट ज़रूर कर सकता है अगर वो अपनी इकॉनमी सेट नहीं करता, अपने हालात इस कदर नहीं बनाता कि वो तमाम का तमाम डिपेंडेंट अपने ऊपर हो। मैं रिकमेंड करूँगा पाकिस्तान को ऐसा सोर्स बनाना चाहिए जिससे उसके फॉरेन रिजर्व्स, पाकिस्तान को अपनी इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की खातिर आपको पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे बहुत सारे प्लांट्स लगें, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपको बहुत हद तक ज़रूरत होती हैं। तो इस केस के अंदर जो हम लोग हैं अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट्स कम सकते हैं। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो बाहर से डॉलर्स आएंगे, क्योंकि जो एक्सचेंज मनी के तौर पर हमारी अमाउंट यूज़ होती है वो डॉलर्स यूज़ होती है, और जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी डॉलर के अंदर होते हैं। तो लिहाजा हमारा जो फॉरेन रिजर्व है या ज़रूरी मतलब के ज़खायर हैं वो बढ़ जाएंगे और हम डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ इसको शेयर भी कर दें ताकि ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। काइंडली कमेंट में लाजमी बताइएगा आप लोगों की राय क्या है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है कि नहीं।